2022 के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए सीबीएसई बोर्ड का डबल परीक्षे वाला धमाका, मतलब सीबीएसई का नया एक्सपेरिमेंट। पहले बच्चे एक्सपेरिमेंट किया करते थे, आजकल सीबीएसई बोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रही है, वो भी बच्चों के ऊपर। खैर जो भी हो, जो भी बच्चे वो अगले साल 2022 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, खास करके वो वीडियो उन्हीं लोग के लिए है। आप लोग ध्यान से देखें और समझें कि अगर आप 2022 में के 10th और 12th के सीबीएसई बोर्ड के परीक्षार्थी हैं तो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, नया एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, आपका नंबर किस तरह से आने वाला है, आपका रिजल्ट किस तरह से निकलने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और देखते रहिए इस पूरे सीबीएसई बोर्ड का जो नया सर्कुलर आया है उसका कंप्लीट एनालिसिस। तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, तो मैं हूं अवनीश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अवनीश फॉर द चेंज इज ओनली द परमानेंट थिंग। चेंज ही जो है हमेशा परमानेंट है, बाकी सब कुछ जो है सब ऐसे ही है। तो चेंज हमेशा होता रहता है। और आज बात करेंगे हम सीबीएसई बोर्ड के द्वारा बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए, अगले साल जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए क्या पैटर्न चेंज किया है, उनका क्या नया सर्कुलर है। तो इसको अगर थोड़ा सा गाने के तरीके से देखें, गाने के रूप में समझें, तो मैं तो अगले साल जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं उनके ऊपर जो भी सीबीएसई बोर्ड का नया एक्सपेरिमेंट आया है उसके लिए तो बस यही कहूंगा, जोर का झटका हाई जोरों से लगा, जोर का झटका हाई जोरों से लगा। और अगले साल वाले बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड की परीक्षा बन गई है सजा। तो खैर ठीक है, जो भी बोर्ड के परीक्षार्थी अगले साल बोर्ड 10th बोर्ड 12th बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो उनके लिए ठीक है, एक सजा है, लेकिन ये सजा तो भोगना ही है, सजा भुगतना ही है और इसको अच्छे तरीके से एंजॉय करके भुगतना है ताकि आप बोर्ड में अच्छा रिजल्ट ला पाए। तो आज हम बात करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड का जो नया सर्कुलर आया है ऐसे बच्चों के लिए जो 10th और 12th का एग्जाम अगले साल देने वाले हैं, 2022 में देने वाले हैं। तो उन्होंने एक नया पैटर्न अभी इशू किया है, उस पैटर्न में काफी चीजें बताई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर सीबीएसई बोर्ड ने नया पैटर्न लाया है क्यों, खास करके अगले साल वाले परीक्षार्थियों के लिए, 2022 के लिए। ये हमेशा के लिए नहीं है, स्पेशली ये अगले साल के लिए। तो इसका कारण ये है कि कोरोना के कारण इस साल बोर्ड की परीक्षा नहीं हो पाई, 12th बोर्ड और 10th बोर्ड की परीक्षा नहीं हो पाई, जिसके कारण सीबीएसई बोर्ड को एक नए तरीके से रिजल्ट निकालने के लिए कह सकते हैं कि नया मार्किंग स्कीम लाना पड़ा। और इस तरह से लाना पड़ा कि ये बच्चे इसके लिए अवेयर नहीं थे, बच्चे इसके लिए तैयार नहीं थे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफी हो सकती है, लेकिन उसी गलती से सीख लेते हुए सरकार के निर्देशानुसार सीबीएसई बोर्ड ने अगले साल के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए अभी से ही कह सकते हैं कि अपना पैटर्न, अपना एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बताया है। और उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से 2022 के 10th 12th के बोर्ड के परीक्षार्थियों के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो चलते हैं और समझते हैं इसको बारीकी से। और खास करके जो 10th और 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से देखें और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और इस बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि इस तरह के जो भी आपके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो है और आगे चलकर कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो है वो आप लोग यहां से आप देखते रहें और उसका फायदा उठाते रहें। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर क्या पैटर्न जो आया है सीबीएसई बोर्ड का, जो एग्जाम असेसमेंट का जो नया पैटर्न आया है 21-22, दैट मीन्स जो अगले साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए। तो सबसे बेसिक जो चेंज किया गया है उसमें बोला गया है कि जैसे पहले बोर्ड का एग्जाम केवल एक बार होता था, मार्च महीने में होता था, तो उसमें अभी ये बोला गया है कि बोर्ड का एग्जाम जो होगा 10th और 12th का जो एग्जाम होगा 2 टर्म में किया जाएगा। ये कोई नया चीज नहीं है, पहले भी इस तरह के कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट सीबीएसई बोर्ड के द्वारा लाए गए थे, SA1 SA2 टाइप। तो उसी तरह की चीजें हैं, कुछ नई चीजें हैं इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है।
तो इसको अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से समझेंगे कि आखिर टर्म 1 टर्म 2 का जो एग्जाम है होगा कैसे, क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं कि हमने बताया कि 2 टर्म एग्जाम होगा, टर्म 1 और टर्म 2, 2 टर्म में एग्जाम किया जाएगा, टर्म 1 टर्म 2 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल कि भाई एग्जामिनेशन होगा कब, टर्म 1 टर्म 2 होगा कब। तो बोला गया है कि टर्म 1 नवंबर दिसंबर में होगा कभी भी, क्योंकि इसमें कह सकते हैं ड्यूरेशन रखा गया है कि उस 4 से 8 सप्ताह के बीच में कभी भी जैसा एक कंफर्टेबल सिचुएशन होगा उसके हिसाब से एग्जाम किया जा सकता है। टर्म 2 का एग्जाम मार्च अप्रैल में होगा, जो कि पहले जैसा हुआ करता था फाइनल बोर्ड का एग्जाम। तो टर्म 2 का एग्जाम मार्च अप्रैल में होगा। दूसरी बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस से बोला गया है कि लगभग 50% सिलेबस टर्म 1 में भी आएगा, टर्म 2 में भी आएगा। एग्जैक्ट कितना सिलेबस आएगा उसके लिए सीबीएसई कह सकते हैं डिटेल गाइडलाइन इशू करेगी, लेकिन अभी तक का जो सर्कुलर आया है, रिसेंट सर्कुलर आया है, उसमें ये बताया गया है कि लगभग 50% के आसपास सिलेबस टर्म 1 टर्म 2 में आएगा। फिर बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो बोला जा रहा है कि टर्म 1 में जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, तो टर्म 1 में एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होंगे। वो असर्शन रीजनिंग भी हो सकता है, केस बेस्ड भी हो सकता है। तो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको क्वेश्चन रहेंगे, उसके ऑप्शंस रहेंगे और ओएमआर शीट पर आपके ऑप्शंस, सही ऑप्शंस लगाने होंगे और उसके हिसाब से, सही आंसर के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा वो सारी चीजों पर अभी सीबीएसई का डिटेल नहीं आया है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि जो टर्म 2 होगा वो सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, जिसमें कि शॉर्ट आंसर होंगे, लॉन्ग आंसर होंगे, केस बेस्ड होंगे। एक चीज है कि सरकार या कह सकते हैं सीबीएसई बोर्ड जो है बच्चों के अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटी लाने के लिए काफी जोर दे रही है, इसलिए सब जगह पर आप देखेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस काफी कोशिश कर रही है कि उस तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाए। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की बात करते हैं तो टर्म 1 जो होगा 90 मिनट का होगा, 1.5 घंटे का। टर्म 2 जो होगा आपका 120 मिनट का, 2 घंटे का होगा। पहले जो फाइनल पेपर हुआ करता था वो 3 घंटे का हुआ करता था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल पेपर होते थे, अभी ये 120 मिनट का होगा। जो वेटेज है इस पर कुछ क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से हम समझ सकते हैं क्योंकि सिलेबस 50% का है, तो इसका जो थ्योरेटिकल वेटेज होगा, थ्योरी मार्क्स का जो वेटेज होगा वो हम ऐसा मान कर चल रहे हैं। ऐसे गाइडलाइंस में क्लियर कर दूं कि गाइडलाइन में कुछ क्लियर नहीं बताया है, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से है कि लगभग 50% के आसपास का दोनों का वेटेज होगा। उसके बाद बात करते हैं एग्जामिनर कौन होंगे। भाई जो एग्जाम लेने वाले परीक्षार्थी तो आप हैं, एग्जामिनर कौन होंगे? आपके स्कूल वाले ही गुरुजी होंगे कि बाहर वाले कुछ आएंगे? तो बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई स्कूल वाले टीचर के साथ कितना दोस्ती बनाए रखना है, नहीं रखना है। ठीक है, वो दोस्ती तो बनाए ही रखना है किसी भी तरीके से, लेकिन यहां पर एक क्लियर बता दूं कि जो एग्जामिनर होंगे वो एक्सटर्नल होंगे, दोनों में जो है एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे। एग्जाम सेंटर, एग्जाम कहां पर लिए जाएंगे? आपके स्कूल में होगा, होम सेंटर होगा या आपका एक्सटर्नल सेंटर होगा? तो ये दोनों ऑप्शन रखे गए हैं कि स्कूल सेंटर भी हो सकता है, आपका बाहर का एग्जामिनेशन सेंटर भी हो सकता है। लेकिन एक चीज आपको क्लियर बता दूं कि ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये किस सिचुएशन में है? तो सिचुएशन तब जब नवंबर, दिसंबर और मार्च, अप्रैल में कोरोना का, कोविड का सिचुएशन जो है काफी कंफर्टेबल होगा, स्कूलिंग वगैरह अलाउ रहेगी, बच्चे को स्कूल जाना अलाउ रहेगा, स्कूल कर सकते हैं रनिंग कंडीशन में रहेगी। तो उस केस में सारे चीजें हैं। साथ ही ये तो होगा ही टर्म 1 टर्म 2, साथ ही सीबीएसई बोर्ड के गाइडलाइन में ये भी बोला गया है कि स्कूल इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क को काफी अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखेगी, चाहे तो स्कूलिंग आपका घर से हो रहा हो या स्कूल जाकर हो रहा होगा, किसी भी तरीके से आपका इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क स्कूल अपने तरीके से कंटिन्यू रखेगी और इस पर बच्चों को कह सकते हैं असेसमेंट होता रहेगा, उसको नंबर मिलते रहेंगे और स्कूल सीबीएसई बोर्ड एक कह सकते हैं कि अपने सीबीएसई बोर्ड में एक अलग सा स्लॉट देगी जहां पर स्कूल को
हर एक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल वगैरह का हर एक स्टूडेंट का प्रोफाइल बनाकर उसके नंबर अपलोड करने होंगे। तो सिंपल सा गाइडलाइन बोला गया है कि कम से कम 10th वाले के लिए 3 पीरियडिक टेस्ट होने जरूरी है स्कूल लेवल पर। 12th वाले के लिए यूनिट वाइज आपका, चैप्टर वाइज आपका यूनिट टेस्ट होना है। तो इस तरह से इसके साथ साथ आपका इंटरनल असेसमेंट कंटिन्यू करना है। तो ये चीजें तो समझ में आ गई। साथ ही क्या किया गया है कि इस कोविड का जो पिछले 1 साल का जो समय चला, 1 साल से ज्यादा का, उसे सीख लेते हुए अलग अलग सिनारियों के बारे में भी बताया गया है। कोविड जो आपका सीबीएसई का जो गाइडलाइन आया है, तो उस अलग अलग, ये तो आपका एक कॉमन सिनारियो जो सबसे कंफर्टेबल सिनारियो उसके बारे में बताया गया है कि अगर नवंबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल के समय कोविड का सिचुएशन सही रहता है और स्कूल वगैरह ओपन रहती है, तब इस तरह की चीजें होंगी। तो अब हम समझते हैं अलग अलग सिनारियो के बारे में कि भाई अगर किसी एक टाइम में तो कोरोना का सिचुएशन खराब है, दूसरे टाइम में सही है, या दोनों टाइम में खराब है, ठीक है, तो उसके हिसाब से किस तरीके से बोर्ड के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के आपके जो इंफॉर्मेशनल वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो है, वो आपको लगातार मिलता रहे और आप इसका फायदा उठाते रहे। तो हम आगे चलते हैं और सिनारियो एनालिसिस की बात करते हैं कि अलग अलग सिनारियो में किस तरीके से बोर्ड के रिजल्ट घोषित किए जाए। तो चलिए हम बात करते हैं सिनारियो एनालिसिस की। सिनारियो एनालिसिस की बात करते हैं कि अलग अलग सिनारियो में किस तरीके से होगा, ठीक है। तो फिर उसी तरह से हम चलते हैं कि क्या होगा टर्म 1, टर्म 2 की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर हम अलग अलग केस की बात करेंगे। तो केस 1 जो मैंने अभी बताया कि केस 1 में क्या कह रहा है कि अगर कोविड जो है, जो कोरोना जो है, ठीक है, कोरोना भगवान जो है, ठीक है, कोरोना जी जो है, अगर दोनों जगह पर जो कोरोना जी जो है वो दोनों जगह पर कंफर्टेबल सिचुएशन है, मतलब कि दोनों जगह पर कोरोना का खतरा नहीं है, कोरोना बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहा है, उस केस में क्या होगा कि जो अभी बताया गया वो सिनारियो लिया जाएगा। कहने का मतलब कि यहां पर आपका एमसीक्यू होगा, ठीक है, 90 मिनट का होगा, ठीक है, वेटेज जो है आपका लगभग 50% के आसपास होगा। यहां पर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा और वेटेज आपका लगभग 50 का होगा। यहां पर जो एग्जामिनेशन होंगे आपके, यहां पर स्कूल में होंगे या सेंटर पर होंगे, यहां पर भी आपके जो एग्जामिनेशन होंगे स्कूल या सेंटर्स पर होंगे। तो ये चीजें क्लियर की है कि अगर आपका केस 1 में अगर कोरोना का सिचुएशन नवंबर, दिसंबर में, यहां पर मैं लिख दूं, ठीक है, कि क्या है केस टर्म 1 के कब होना है। तो टर्म अगर नवंबर, दिसंबर की बात कर रहे हैं, यहां पर मार्च, अप्रैल की बात कर रहे हैं। तो मार्च, अप्रैल की बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि अगर आपका कोविड का जो सिचुएशन है दोनों जगह नॉर्मल है, तो जो अभी पैटर्न बताया गया उस तरीके से एग्जाम होगा और रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में क्या कह रहा है, केस 2 में कह रहा है कि यहां पर पहले वाले में जो है कोरोना का इंपैक्ट है, ठीक है, और यहां पर कोरोना का इंपैक्ट नहीं है, मार्च अप्रैल में कोरोना का इंपैक्ट नहीं है। तो इस केस में क्या कहता है कि अगर कोरोना का इंपैक्ट है तो एग्जाम तो होगा, लेकिन होम बेस्ड एग्जाम होगा, घर से आपका एमसीक्यू एग्जाम देना होगा। यहां पर क्या कहता है कि यहां पर सब्जेक्ट एग्जाम होगा और स्कूल और सेंटर पर एग्जाम लिए जाएंगे, सेंटर्स पर एग्जाम लिए जाएंगे, ठीक है। अब क्या कहता है कि सीबीएसई भाई होशियार हैं, बच्चे तो होशियार हैं ही, तो यहां पर सीबीएसई सोच रही है कि भाई घर से एग्जाम होगा तो बहुत सारे जो छात्र हैं हमारे टेक्निकली ज्यादा ज्ञान वाले, वो दाएं बाएं करके भी ज्यादा नंबर ला सकते हैं।
तो सीबीएसई यहां पर क्या अपना होशियारी कर रही है कि यहां का जो आपका जो वेटेज है, वेटेज आपका रेड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर 50% मान रहे हैं तो 50% से कम कर दिया जाएगा और उसको कंपेंसेट करने के लिए यहां पर वेटेज बढ़ा दिया जाए। तो केस 2 में क्या बताया मैंने कि नवंबर दिसंबर में अगर आपका कोरोना है, कोरोना स्कूल अगर ओपन नहीं किया जा सकता है, बच्चे को स्कूल में नहीं बुलाया जा सकता है, तो उस केस में घर पर एग्जाम होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होंगे, लेकिन यहां पर वेटेज घटा दिया जाएगा। सब्जेक्टिव यहां पर कोरोना मार्च अप्रैल में माना, अगर ऐसा होता है कि नहीं होता है तो सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, स्कूल सेंटर्स, स्कूल या सेंटर्स पर होंगे, वेटेज 50% से ऊपर कर दिया जाए। तीसरे केस में क्या कह रहा है, केस 3 में कह रहा है कि मान लीजिए, क्या मान लीजिए, तो मान लीजिए कि कोरोना जो है यहां पर नॉर्मल हो गया, यहां पर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया और यहां पर कोरोना है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका एग्जाम जो होगा, ठीक है, एग्जामिनेशन जो होगा आपका एमसीक्यू ही एग्जामिनेशन होगा और स्कूल और सेंटर्स में एग्जाम होगा। ठीक है, क्या कहता है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा इस केस में कि इन द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक, कि अगर आपका यहां पर स्कूल नहीं खुलता है और यहां पर स्कूल खुलता है तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या है कि यहां पर कोई भी एग्जाम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, बट तो नंबर कैसे आएगा, तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो फाइनल आएगा वो आपका टर्म 1 प्लस इंटरनल असेसमेंट से नंबर लिए जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आपका एग्जामिनेशन जो होगा उस केस में टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट से आपके रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि भाई आप स्कूल जाकर एग्जाम दिए हैं, कुछ बोनस मिलना चाहिए, तो यहां पर बोनस क्या आपको दिया जाएगा कि बोनस में आपको थोड़ा सा वेटेज इसका बढ़ा दिया जाएगा और उसके हिसाब से यहां पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। सबसे जो लास्ट केस है, लास्ट केस क्या कहता है, केस नंबर 4 में कि भाई दोनों जगह कोरोना जो है भाई विकराल रूप लेकर खड़ा है, दोनों जगह जो है कोरोना विकराल रूप लेकर खड़ा है। जब इस तरह के कोरोना जो है कह रहा है कि विकराल रूप लेकर खड़ा रहेगा, ठीक है, कि अगर आपका दोनों एग्जाम उस तरह से चीजें दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो अगर क्लोज रहते हैं, ठीक है, तो क्लोज रहेंगे तो यहां पर कह रहा है कि जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा यहां पर वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो है रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। अगर दोनों जगह की स्थिति खराब रहती है तो रिजल्ट जो है इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से की जाएगी। अब इसमें देखिए कि अगर कुछ अपने तरीके से अगर मैं अपना एनालिसिस करके बताऊं तो क्या है कि भाई ये तो ठीक है कि दोनों जगह अगर सही सही है तो इस तरह से होंगे। चांसेस क्या है, तो जो अभी का पिछले 2 साल का कह सकते हैं कि पिछले 1.5 साल का जो अपना एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से हर एक बार इंडिया में जो कोरोना है ना वो एग्जामिनेशन मतलब बच्चे को आराम देने के लिए आता है। अब उसको आराम बोलिए या जो बोलिए कि मार्च अप्रैल मई जून में कोरोना जो है अपने पीक पर रहता है। पिछले साल भी था, इस साल भी था, हो सकता है अगले साल भी हो। अगर साइकिल जैसे बहुत सारे चीज जो है साइक्लिक नेचर के होते हैं, तो अगर कोरोना जी भी साइक्लिक नेचर के हो गए होंगे तो चांसेस है कि आपका ए वाला सिचुएशन आ जाए। तो इस तरह से आपका पहला टर्म का एग्जाम स्कूल में किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर नहीं। ठीक है, इसके सिनारियो जो है इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है, इसके भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ऐसे मानकर चलिए कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर है कोरोना, ठीक है,
ठीक है, तब तो आपका घर से एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पर है, क्योंकि अगले 6 महीने तो कोई जानता नहीं कि अगले 6 महीने नवंबर दिसंबर में अगर है तो मार्च अप्रैल में क्या होगा, तो एग्जामिनेशन तो हो ही जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये भले ही सब्जेक्टिव एग्जाम ना हो, तो इसका कह सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, भले ही सीबीएसई के गाइडलाइन में दे दिया गया है, लेकिन सीबीएसई वाले तो कोई भगवान नहीं है ना कि उनको पता होगा कि भाई यहां पर अगर कोरोना है तो यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो उनको पता नहीं है, तो उसके हिसाब से अगर यहां पर कोरोना रहेगा, ठीक है, तो होम बेस्ड एग्जाम, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम हो जाएंगे। हो सकता है यहां पर एग्जाम ना हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका, ठीक है, इसके हिसाब से रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया कि सिनारियो एनालिसिस के हिसाब से कैसे क्या चीजें हैं कि आपका कब क्या एग्जाम हो सकता है, घर से एग्जाम होगा, स्कूल जाकर एग्जाम होगा, फाइनल रिजल्ट कैसे होगा। लेकिन ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन अब जो 10th और 12th वाले जो है, जो इस साल 10th और 12th, अगले साल 10th 12th देने वाले हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भैया ये सब तो ठीक है, इतना सारा कुछ बता दिया आप। ठीक है, तो एक तो पढ़ने में जो दिमाग में तो उलझन होता ही था, ये तो परीक्षा का पैटर्न ही एगो दिमाग में उलझन कर दिया है। ठीक है, तो पहले मैथ का जो सवाल होता था उसमें लोग उलझे रहते थे, अब ये एग्जामिनेशन पैटर्न में उलझे रहिए। ठीक है, भाई सीबीएसई बाबा का जो आशीर्वाद मिला है तो उसमें जो भी करें। ठीक है, तो सरकार का जो निर्देश है और अपने जो मोदी जी हैं वो अपना जैसा जैसा सीबीएसई को गाइडलाइन देंगे उसी के हिसाब से सीबीएसई नया नया फॉर्मूला निकालेगी। तो मेन मुद्दे पर आते हैं कि भाई करना क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको करना क्या है, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। क्या कह सकते हैं कि ये जो किया गया है वो उन बच्चों के लिए अच्छा है या खराब है, तो उस पर बात करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज और है जो सीबीएसई बोर्ड लिखती है। सीबीएसई बोर्ड क्या कहता है, सीबीएसई बोर्ड कहता है, एक लाइन ध्यान से सुनेंगे, इन द एबव केसेस डाटा एनालिसिस ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अंडरटेकन टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनल असेसमेंट एंड होम बेस्ड एग्जाम। तो कहता है कि इस केस में स्टूडेंट का जो मार्क्स का जो डाटा एनालिसिस है इस तरह से लिया जाएगा कि भाई हर एक चीज का एक काफी इंपॉर्टेंस बना हुआ रहे। ठीक है, चाहे तो इंटरनल असेसमेंट की बात हो, चाहे तो होम बेस्ड एग्जाम की बात हो, और उसका कह सकते हैं कि रिलेवेंस भी बना हुआ रहे। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि भाई इस तरह से कर दें कि भाई घर पर एग्जाम हो रहा है, जो थोड़ा सा दाएं बाएं करने वाले हैं वो आगे निकल जाए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और दाएं बाएं नहीं करना जानते वो पीछे रह जाए। तो सारी चीजों को इंश्योर करना है। दूसरी बात, स्कूल को हर एक जो इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल वगैरह है उनका एग्जाम, उनका नंबर को तुरंत ही अपलोड करना है, रेगुलर बेसिस पे अपलोड करना है, ताकि लास्ट में जैसे इस बार डिले हो गया, बोर्ड के रिजल्ट डिले हो गए जिसके कारण कॉलेजेस में एडमिशन डिले हो जाएंगे, दैट मींस पूरा का पूरा कह सकते हैं एजुकेशन का सेशन ही डिले हो जाएगा। तो सारी चीजों से बचने के लिए सीबीएसई ने निर्देश दिया है सारे स्कूलों को कि आपका जो भी एग्जाम वगैरह हो रहा है उसका नंबर आप रियल टाइम में अपलोड करते रहें, ताकि लास्ट में जैसा भी सिनारियो रहेगा उसके हिसाब से एक्शन लेकर तुरंत ही सही समय पर रिजल्ट को घोषित किया जा सके। तो ये सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी में क्या चेंज होगा, या कह सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या खराब है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है। तो पहले बात करते हैं कि जैसे अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं टर्म 1 में, तो पॉजिटिव क्या है। ठीक है, पहले एमसीक्यू बेस्ड के पहले आप पॉजिटिव समझिए कि भाई आपका जो सिलेबस है 50% यहां पर, 50% यहां पर। तो पहले क्या होता था कि आपको एक बार में पूरा का पूरा सिलेबस को रिवाइज करना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था। अभी आपको 2 पार्ट में सिलेबस हो गया है, तो उसके हिसाब से आप पार्ट बाई पार्ट करके तैयारी कर सकते हैं। तो एक तो ये पॉजिटिव हुआ कि भाई आपका जो बर्डन है एट अ टाइम रिवीजन करने का वो कम हो गया, तो ये पॉजिटिव हुआ। निगेटिव क्या है, तो इसमें जो एक
कह सकते हैं कि दम परीक्षा के समय जगने वाले जो बच्चे रहते हैं, उस समय पढ़ने वाले रहते हैं, उनके लिए निगेटिव ये है कि भाई उनको दोनों में सीरियस रहना पड़ेगा कि भाई दोनों का वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है, तो उनको 2 बार ही कर सकते हैं अटेंटिव रहना होगा। तो उनके लिए निगेटिव है कि भाई 2-2 बार उनको बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा, सिंसियर रहना पड़ेगा। पहले एक ही बार में जो होना होता था हो जाता था। तो एक कह सकते हैं कि सिलेबस 2 पार्ट में बंटने का पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। दूसरा अगर बात करते हैं एमसीक्यू का, ठीक है, तो एमसीक्यू का पॉजिटिव क्या है? तो एमसीक्यू का पॉजिटिव ये है कि भाई आपको पढ़ना है, काफी थॉरो पढ़ना है, ठीक है, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो रिजल्ट कर सकते हैं कि पहले आपको लिखना पड़ता था तो उसमें भाई टीचर पर डिपेंड करता था बहुत ज्यादा, जो कॉपी चेक करने वाले होते थे, तो सारी चीजों पर डिपेंड करता था कि भाई आपके कितने राइटिंग स्टाइल के हिसाब से नंबर इधर उधर हो सकते हैं। बट यहाँ टर्म 1 का जो है, टर्म 1 में अगर एमसीक्यू बेस्ड है तो आपके पास काफी चांसेस हैं पूरे में पूरे नंबर लाने का, ठीक है, क्योंकि भाई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सही आंसर टिक लगाना है, उसमें तो किसी का भाई जजमेंट चलेगा नहीं, जो सही आंसर है उसी पर नंबर मिलना है। तो कह सकते हैं कि इसका पॉजिटिव है कि आपको पूरे के पूरे नंबर लाने के, परसेंटेज बढ़ाने के काफी चांसेस है। निगेटिव क्या है कि भाई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो रिटेन में क्या होता है कि भाई जो केवल पास करने वाले, बाउंड्री लाइन छूने वाले जो बच्चे रहते हैं, वो कुछ भी थोड़ा बहुत लिख लाख देते हैं तो उनको स्टेप मार्किंग हो जाता है। यहां पर तो कहानी चलेगा नहीं, तो यहां पर फिर क्या करना होगा? आपको थॉरो स्टडी करना होगा। तो एमसीक्यू बेस्ड का निगेटिव ये है कि आपको थॉरो स्टडी करना होगा, सही आंसर है तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये उसका निगेटिव है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें, ठीक है, कि इंटरनल असेसमेंट की बात करें, तो इंटरनल असेसमेंट, क्योंकि भाई सिनारियो क्या होगा कोई नहीं जानता है, तो आप इसको भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। पहले तो क्या होता था कि भाई लोग सोचते थे कि भाई जो भी करेंगे हम बोर्ड में ही फोड़ेंगे फाड़ेंगे, ठीक है, उसके पहले क्या होगा नहीं होगा कुछ हम ऐसे ही रहेंगे। बट यहाँ इंटरनल असेसमेंट का भी नंबर आगे जाकर बहुत काम आ सकता है, क्योंकि जो हम लोग अलग अलग सिनारियो में देखें, तो इंटरनल असेसमेंट में भी आपको अटेंटिव रहना है, सावधान रहना है, उसमें अच्छे नंबर लाना। तो कहने का मतलब कि सीबीएसई बोर्ड बोली है भैया जागते रहो, समझे, ठीक है, आपको सोना नहीं है। कैसा नहीं कि भाई 10 महीना सो लिए, भाई फरवरी में उठे, किताब उताब खोले और रिवीजन की और चकाचक, तो यहां पर सबका नंबर लाना है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपका इसका पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। तो जो पढ़ने वाले हैं, जो लगातार पढ़ते हैं, उनके लिए हर एक चीज पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। जो कह सकते हैं कि भाई दम वो क्या कहते हैं, वो जो भालू पाया जाता है ना वो बर्फ वाले में, ठीक है, तो उस तरह से अगर आप हैं कि भाई 6 महीने पर जागना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, पास हो जाना है, तो उनके लिए निगेटिव है। तो ये सारी चीजें हैं। तो सब मिलाकर बात ये है कि भाई सर्कुलर आ गया है, कुछ क्लैरिटी बाकी है, लेकिन इस सर्कुलर के हिसाब से तैयारी में लग जाइए। 10th वाले, 12th वाले, कौन सा 50% सिलेबस टर्म 1 में, टर्म 2 में होगा वो आगे बताया जाएगा, लेकिन ऐसा मानकर चलिए कि बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेथड नहीं लगाया जाएगा। तो जो शुरू के चैप्टर होंगे वो सब टर्म 1 में पूछे जाएंगे, बाद के चैप्टर टर्म 2 में पूछे जाएंगे। तो उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिए, ताकि आपका जो भी सिनारियो में आपका बोर्ड का रिजल्ट निकालना हो, उस बोर्ड के रिजल्ट में आप काफी अच्छा कर पाए, काफी अच्छे तरीके से कर पाए। और खास करके मैं एक मैथ का टीचर हूं, तो साथ ही मैं आगे चलकर मैथ से रिलेटेड कुछ वीडियो बना रहा हूं कि जिसमें 10th के और 12th के, 11th के, 9th के हर एक क्लास के अलग अलग चैप्टर के कुछ वीडियोज बनाऊंगा, जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स हुआ, उस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट हुआ, हर एक चीजों के बारे में बताएंगे, स्पेशली मैथ के बारे में। हो सकता है कि धीरे धीरे आगे चलकर हम स्पेशली 10th के साइंस पर भी बनाएं, 12th के कुछ चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री पर बनाएं, लेकिन मैथ के अलग अलग चैप्टर के वीडियो बनाऊंगा आगे चलकर, जो कि आपके बोर्ड प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा, काफी मदद करेगा। तो जो भी आपको ये डिटेल बताया गया है उसको जरूर आप ध्यान से समझे होंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप
मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को, जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि आपका जो भी नया वीडियो इस बोर्ड से रिलेटेड या अलग मोटिवेशन से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड उस YouTube चैनल पर अपलोड हो, उसका सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके, उसको आप देख सकें। और भी जो भी आपके दोस्त हैं वो सारे लोग के बीच में इसको आप वीडियो को शेयर करें, लिंक को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। और जो भी हम कर रहे हैं मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट।